हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं CSEET की एंड हमारा पेपर नंबर 1 है रिगार्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन एंड चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात हो रही थी, जिसमें हम वन बाय वन अलग अलग टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका आपस में डायरेक्टली कोई लिंक होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। तो एक एक करके उसको क्लियर आउट करते जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया। सो मॉड्यूल का जो पेज नंबर है दैट इज़ 206 एंड फ्रॉम देयर वी आर कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन the first term which is called internet banking and it is a very popular and common term and now आज की डेट में हर एक को ये चीज़ पता है और आप बहुत कॉमनली इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग। एंड इंटरनेट बैंकिंग इज़ नॉट अ न्यू टर्म नाउ। बच्चों को, छोटे बच्चों को भी आजकल ये पता है कि हाँ, हम लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। सो हर एक बैंक की अपनी वेबसाइट है एंड दे आर पुशिंग ऑन इट कि येस वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज़ ऑन आवर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक स्टार्टेड दिस कैंपेन। दीपिका पादुकोण को उन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया था एंड एक्सिस मोबाइल ऐप दे प्रमोटेड वेरी मच। ICICI बैंक टुक शाहरुख खान एज देयर ब्रांड एम्बेसडर एंड ही प्रमोटेड द ऐप, और उसमें उन्होंने रिसेंटली डिस्क्लोज किया कि हम 120 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे जो है मोबाइल ऐप के ऊपर, आई मोबाइल पे, आई बिजनेस करके उनके ऐप से, तो उसके ऊपर हम प्रमोट कर रहे हैं। सो वी हैव ऑल दीज फैसिलिटीज़ ऑन our website, our mobile app, and it is at your fingertips. आप बहुत easily and immediately you can transfer funds from one number to another, from one account to another. So they are emphasizing on these things कि ये हमारी तरफ से आपके लिए फैसिलिटी है, दैट योर बैंक इज़ इन योर मोबाइल itself, you don't need to go anywhere. So it is a internet banking, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है आपके लिए। तो आजकल तो इसके लिए गूगल पे और फ़ोन पे और भीम UPI और पता नहीं क्या क्या ऐप्स आ गए हैं, पेटीएम मनी एंड ऑल, पेटीएम एंड ऑल, तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेटीएम मनी इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड नॉट फॉर इंटरनेट बैंकिंग। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, ठीक है, जो गुड्स आपके पास है, जो आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, तो उसको आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ इन्वेंट्री एंड वेरी ईजी टॉपिक अगेन। नेक्स्ट इसके बाद है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या है? इनवॉइस इज़ अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ बिल, जिसके अंदर ये पता चलता है कि आपने कौन से गुड्स मुझसे खरीदे, किस क्वालिटी के गुड्स हैं, किस टाइप के गुड्स हैं, उसका रेट क्या है, उस पर टैक्सेस कितने लगे, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होगा, ठीक है। IRDA, इट इज़ एन रेगुलेटरी अथॉरिटी। IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनका मेन काम क्या है? ये जो भी पॉलिसीज़ इंश्योरेंस कंपनीज बनाती हैं, जो प्रोडक्ट वो आपको सेल करती हैं, उनके ऊपर वो लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट जजमेंट। जजमेंट बहुत इजी टर्म हो गया ना, कोर्ट का डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है। जंबो सर्टिफिकेट, दिस इज समथिंग न्यू। देखिए क्या है? अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंसोलिडेटिंग और एग्रीगेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मार्केट लॉट्स इनटू अ सिंगल कॉम्पोजिट शेयर सर्टिफिकेट। आपने बहुत सारे शेयर्स लॉट्स में खरीदे थे और उन सारे लॉट्स को कंबाइन करके एक सिंगल सर्टिफिकेट बना के आपको दे दिया, जिसमें सारे लॉट्स की डिटेल्स लिखी हुई है, तो उसको हम जंबो सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट having details of multiple lots, it is called jumbo certificate. ज्यूरी का मतलब, ये वर्ड आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो जब कोई कोर्ट का फैसला होता है, तो जो जजेस की जो पैनल होती है, जो डिसीजन सुनाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ ज्यूरी। ये आप मूवीज़ के जो अवार्ड शोज होते हैं, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, उसमें आपने सुना होगा, थैंक यू ज्यूरी फॉर सिलेक्टिंग माई नेम फॉर दिस अवार्ड एंड ऑल। तो मतलब जो लोग थे पैनल में जिन्होंने आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया, सो आप उनको थैंकफुल होते हो कि भाई चलो आपने हमें सिलेक्ट किया, आपने हमें उतना केपेबल समझा एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है उसके बाद काइंड का मतलब यहाँ पे पेमेंट इन टर्म्स अदर देन मनी, मतलब किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसों के टर्म्स में नहीं, गुड्स या सर्विसेज के टर्म्स में आप पेमेंट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर एक बोला टर्म लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब उस टाइप का बिजनेस, उस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे ह्यूमन लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इंसानों के बिना काम नहीं होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन है, टेक्सटाइल में वीविंग एंड ऑल के सारे प्रोसेस हैं। तो जब तक वहाँ पे ह्यूमन लेबर काम नहीं करेगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दैट प्रोसेस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और वहाँ पे ह्यूमन लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? लैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जब कोई शिप आउट ऑफ इंडिया से इंडियन पोर्ट पे आई है, तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि हम यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे गुड्स को उतार सकते हैं या नहीं, और इसकी आप परमिशन दोगे या नहीं। तो अगर गवर्नमेंट उसकी परमिशन देगी या कस्टम अथॉरिटी परमिशन देगी, तभी आप उसमें से गुड्स को पोर्ट के ऊपर क्लियर कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग करवा सकते हैं, या फिर
क्लियरेंस करके दे सकते हैं। तो दैट ऑर्डर, दैट फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड लैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर है लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब छुपा के काला पैसा इधर उधर करना, पैसों की हेरा फेरी, एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाना और इलीगल तरीक़ों से, और ऐसा पैसा जिसका ट्रेल नहीं है, मतलब ब्लैक मनी है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, इसको हवाला बोलते हैं हिंदी में, हवाला ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। लीज़ पे देना मतलब किसी को कोई चीज़ किराए पे देना लॉन्ग टर्म के लिए, किराए पे लेना, तो उसमें प्रॉपर्टी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सब चीज़ें लीज़ पे हो सकती है। प्रीमाइसिस, मशीन्स। लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब मनी, पैसा जो आज ट्रेंड में है। जैसे अब 1000 का नोट बंद हो चुका है, तो 1000 रुपी नोट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर एनी मोर, लेकिन पहले तो था। आज 2000 का नोट लीगल टेंडर है, 500 का नया नोट लीगल टेंडर है, दैट, ठीक है। फिर है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब एक गारंटी लेटर होता है। जब हम इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स करते हैं ना, तो तब इंपोर्ट करते हैं अगर कोई मशीन या कुछ किसी और कंट्री से, और उस बैंक से लोन लेते हैं, मतलब फॉरेन बैंक से लोन लेते हैं कि हम भाई जापान से एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं और जापानीज़ बैंक हमें लोन दे रही है, तो वो गारंटी मांगती है। तो बोलती है कि आप इंडिया के हो ना, तो इंडिया में आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ से गारंटी लेटर लेके आओ और उनको बोलो कि लिख के दे कि अगर आप पैसा पे नहीं करोगे तो वो लोग पे करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। दैट इज़ अ गारंटी लेटर। लायबिलिटी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें इस पर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 207। लाइबल एंड स्लेंडर, टू टर्म्स। ये डिफेमेशन वाला पार्ट है। टॉर्ट वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, मैंने आपको ये समझाया है कि जब आप किसी की रेपुटेशन पे अटैक करते हो इन अ परमानेंट फॉर्म, इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ वीडियो, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ ऑडियो, कोई ऐसा कुछ स्कल्पचर बनाया आपने, कोई ड्राइंग बना दिया आपने, एंड कुछ राइटिंग में दे दिया आपने आर्टिकल या ऐसा कुछ, तो दैट इज़ अ लाइबल। सो इट इज़ defaming someone and attacking reputation of someone in permanent form, and slander is in temporary form. License बहुत बेसिक चीज़ है, granting permission for doing something, or business activity or something, production or something. लायन या लियन बोल सकते हैं इसको, लियन इज़ अ बेटर प्रोनाउंसिएशन। तो लियन के बारे में हम बात कर चुके हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका एक ओनर जैसा राइट होना। जैसे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उस पर कंपनी का एक राइट होता है, राइट टू लियन। इसका मतलब अगर आपने शेयर होल्डर होते हुए कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, उसका कुछ गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदा या ऐसा कुछ उधार लिया, फिर वो कंपनी को पैसे आपने पे नहीं किए, तो आपके जो शेयर्स हैं भले वो फुल्ली पेड अप हों, पर फिर भी कंपनी उन शेयर्स पे अपना राइट एक्सरसाइज करके उसका प्रपोर्शन बेच के अपना पैसा रिकवर करने का पावर रखती है। तो दैट इज़ राइट ऑफ लियन। ये फोर फीचर नहीं है, फोर फीचर इज़ अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे तो क्या होता है कि कंपनी जो है फोर फीचर वाले केस में तब ऐसा एक्शन लेती है जब आपने शेयर्स के ऊपर कॉल मनी पे नहीं किया होता। यहाँ पे ऐसा है, अदर देन शेयर्स, अगर आपका कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो उसकी बात होती है। लिक्विडेटर वो है जो कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसीजर को पूरी तरीके से मैनेज करता है, ठीक है। तो जब कंपनी बंद हो रही है तो उसके असेट्स को बेचना, पैसे रिकवर करना, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना, दैट इज़ डन बाय द लिक्विडेटर। लिक्विडिटी का मतलब आपके पास ऐसी कितनी असेट्स हैं जिसको आप इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, हार्ड कैश मनी में कन्वर्ट करके इमिडिएटली उसका आप फ़ायदा ले सकते हो अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो। अपना मतलब लिक्विडिटी नहीं है यार आजकल, मतलब सारा पैसा प्रॉपर्टियों में लगा हुआ है, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया है, या स्टॉक में इन्वेस्ट हो चुका है, इन्वेंट्री बना के रखी हुई है, अब बिकेगी तो पैसा आएगा ना। तो मेरा सारा पैसा तो है मेरे पास, बट कैश के फॉर्म में नहीं है, प्रॉपर्टी और असेट्स के फॉर्म में ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। जैसे बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स ने आपसे पैसे लिए, प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, और इतना सारा पैसा प्रोजेक्ट्स में लगा के रखा हुआ है कि पैसा तो उनके पास खूब है, ऐसा नहीं कि बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन फ्लैट्स आधे अधूरे बन चुके हैं, आधे बन के रेडी पड़े हुए हैं, ग्राहक नहीं है, कोई बायर आएगा, खरीदेगा, पैसे देगा, तो मेरे पास लिक्विडिटी आएगी ना। तो लिक्विडिटी मीन्स अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जैसे लोग होते हैं ना, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं, बैंक में एफडी रखते हैं कि भाई कभी भी तकलीफ पड़ी तो उसको बेच के अपने इनकैश करा सकते हैं, तो दैट इज़ लिक्विडिटी। लिटिगेंट मतलब अ पार्टी टू द केस। जब कोई केस होता है तो उसमें जिसने लिटिगेशन फाइल किया हो, जिसने कंप्लेंट की हो, दैट इज़ लिटिगेंट। मैंडेट का मतलब अथॉरिटी या परमिशन टू टेक सम एक्शन, दैट इज़ मैंडेट। बहुत सिंपल सा टर्म है ही मैंडेट। जैसे आपके बैंक से हर महीने आपका ईएमआई डिडक्ट होता है जो आपने लोन ले रखा होगा उस पर,
तो अपने बैंक को ये मैंडेट दिया हुआ है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना, दैट इज़ कॉल्ड मैंडेट, ठीक है। इसके बाद है मैनिफेस्ट, अ डिक्लेरेशन बाय द मास्टर ऑफ द शिप। देखो ये मैनिफेस्ट में ना एक टर्म, एक्चुअली ये आधा टर्म लिखा है इन्होंने, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट मैनिफेस्ट। इम्पोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब ये है कि जब कोई गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो जो शिप पे मास्टर है, जो शिप लेके आ रहा है, वो इंडिया में एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है जिसमें वो बताता है कि मैं मेरी शिप पे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स सॉरी गुड्स जो है वो लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ मैनिफेस्ट। इससे कस्टम अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि क्या गुड्स पोर्ट पे आने वाले हैं और किसके लिए आने वाले हैं, किसका पार्सल है वो। मार्केट लॉट, मार्केट लॉट में क्या होता है कि बहुत सारे शेयर जब आप खरीदते हो ना तो आप सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते, उसमें लॉट खरीदना पड़ता है। 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, कितनी जगह पे लॉट साइज 1 भी होता है, मतलब सिंगल शेयर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। MCA अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी लॉ में बात हुई थी। मीडिएशन, मीडिएशन मतलब बीच बचाव करना, ठीक है। जैसे फैमिली कोर्ट के मैटर्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि भाई फैमिली का डिस्प्यूट है डायरेक्टली फैमिली कोर्ट में मत भेजो, उसको पहले मीडिएशन काउंसिल में भेजो, वहाँ पे डिस्कशन करवाओ और कुछ लोगों को वहाँ एज अ पैनलिस्ट बिठाओ और दोनों पार्टीज़ का केस सुनो कि भाई घर का झगड़ा है, गुस्सा आ जाता है, ईगो आ जाता है, अननेसेसरी कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनको समझाओ कि क्या प्रॉब्लम है, इससे कैसे डील करें और वहीं पे मैटर को वाइंड अप करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज़ मीडिएशन। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम के बारे में हमने कंपनी लॉ में डिटेल में बात की है, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर एक्चुअली में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टू द कॉर्पोरेट्स एंड द बिजनेस हाउसेस। ये अंडर राइटर का काम करते हैं, शेयर्स बिकवाने का काम करते हैं, ठीक है, शेयर्स की ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उस पर ध्यान देते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। और इवन जो मर्जर अमालगमेशन के प्रोसेस होते हैं, जब कंपनीज़ के अकाउंट्स को मर्ज करना होता है और उसका जो पेपर वर्क और ड्यू डिलीजेंस और सब चेकिंग होता है, वो काम भी मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मर्जर, मर्जर अमालगमेशन मैंने समझा दिया था, ये रिपीट हो रहा है, जाने दो। इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि अगर कंपनी ने 100 शेयर लॉन्च किए ना तो कम से कम 95 शेयर्स बिकने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेबी के गाइडलाइंस में ये चीज़ें पढ़ने में आती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ मोनोपोली। मोनोपोली बहुत ही ईजी और रिपीटेड टर्म जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि किसी भी बिजनेस में सारा कंट्रोल आप ही के हाथ में होना, नो कॉम्पिटिशन, ठीक है, सबसे बेस्ट। मोरेटोरियम, मोरेटोरियम ये टर्म आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा कि आरबीआई ने और बैंक्स ने फैसिलिटी दी कि अगर आपके लोन्स जो हैं वो चल रहे हैं और आपकी इनकम बंद पड़ी है तो हम आपको मोरेटोरियम फैसिलिटी देंगे। दैट मीन्स आपको अभी लॉकडाउन में ईएमआई स्किप करना हो तो यू कैन, हाँ, बट उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट लगता रहेगा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा और आपके ईएमआईज बढ़ जाएंगे लास्ट में, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मॉर्गेज, अ लीगल चार्ज ऑन प्रॉपर्टी विच होल्ड्स इट एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। हाँ, गिरवी रखना, चार्ज क्रिएट करना प्रॉपर्टी पे कि हम पे नहीं कर पाए तो बेच के रिकवर कर लेना, दैट इज़ मॉर्गेज। नाबार्ड इज़ बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। करंट अफेयर्स वाले में, जनरल नॉलेज वाले में इसकी डिटेल्ड पढ़ाई की थी हमने और इवन पेपर 3 में भी देखा था इसके बारे में। नेस्डैक इज़ स्टॉक एक्सचेंज, ये न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क में एक स्टॉक एक्सचेंज तो NYE है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और उसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं नेस्डैक, ठीक है। फुल फॉर्म दिया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पे, इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक और प्रॉमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल्स, डिविडेंड वारंट्स और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये सारी चीज़ों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, जिनके थ्रू हम किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पेमेंट किसी से मांग सकते हैं या उसको पे कर सकते हैं, दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर नेट प्रॉफिट आपको पता है, उसमें मेरा कुछ काम नहीं है। नेट वर्थ भी आपको पता चल जाएगा, करंट टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, ठीक है, तो जो डिफरेंस बचता है दैट इज़ नेट वर्थ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू कैपिटल ऑल्सो। नो डिलीवरी पीरियड, द टाइम ड्यूरिंग विच द रजिस्टर ऑफ शेयर्स होल्डर्स, ओके, ये जो ड्यूरेशन है, नो डिलीवरी पीरियड का मतलब ये होता है कि पूरे साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कंपनी का ऑफिशियल रजिस्टर क्लोज किया जाता है,
तो उन दिनों में अगर आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे एक नाम से दूसरे नाम पे, तो उस विंडो में, उस टाइम विंडो में शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, अलाउ नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपली ये है कि तब कंपनी कैलकुलेशन कर रही होती है कि किसको कितना डिविडेंड देना है, तो तब ये सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये हम कंपनी लॉ में आगे डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, अभी इतना आप शॉर्ट में समझेंगे तो भी काफ़ी रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव, ये आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। सो क्यूमुलेटिव मीन्स वेयर डिविडेंड इज़ रिसीवेबल इवन इफ इट इज़ इन अरियर्स, मतलब पिछले साल का डिविडेंड जो अरियर में है वो भी यू कैन डिमांड, आप मांग सकते हो। नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं मांग सकते, जिस साल का डिविडेंड है उस साल में मिल गया तो ठीक है, बाद में नहीं मांग सकते। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होगी। ठीक है, तो एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो लायबिलिटी आपके ऊपर है दैट इज़ नॉन करंट, सिंपल। नॉन ऑपरेटिंग असेट्स, okay, non-operating assets are those that are not critical for a company to provide its product or service but which are nevertheless essential to establish and run a business. intangible assets, और जैसे बोल रहे हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ वो असेट्स की देने की ज़रूरत नहीं है, या वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्टली उस असेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन असेट्स के बिना काम चलेगा भी नहीं, वो हमारा बैक एंड सपोर्ट है एक तरीके से। तो इसमें इन्होंने बात की है ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नोटराइज, वो नोटरी की बात की थी ना अपन ने, नोटराइज्ड, नोटरी पब्लिक, वही है। एनएससी, एक्चुअली एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारा जो इंडिया का एनएससी है, ठीक है, निफ्टी 50 जो अपने बोलते हैं दैट इज़ एनएससी, ये इंडिया का है। और वैसे ही यहाँ पे एनवाईएसी है, दैट इज़ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ओथ का मतलब कसम खाना। ऑपरेटिंग एसेट्स मतलब वो जो प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कंपनी की मशीनरीज और वो सब चीज़ें हैं, उनको हम ऑपरेटिंग एसेट्स बोल सकते हैं। ऑप्शंस, ये बात कर रहे थे अपने डेरिवेटिव मार्केट की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दिस इज ऑप्शंस। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी को प्रॉमिस तो करते हैं कि फ्यूचर में मैं इतने डेट पे आपसे ये चीज़ खरीदूंगा, फ्यूचर में मैं ये डेट पे आपको ये चीज़ बेचूंगा, लेकिन इसके लिए आप हम ऐसा बोल सकते हैं कि यू हैव दैट राइट टू चेंज योर माइंड एट द लेटर डेट, कि भाई मैंने आपको बोला फ्यूचर में कि चलो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, या मैं आपसे 2 महीने के बाद रिलायंस का शेयर 2200 रुपये पे खरीदूंगा, क्या आप बेचने के लिए तैयार हो? आपने बोला हाँ मैं 2200 पे बेचूंगा। अगर उस दिन मुझे आपसे वो शेयर नहीं खरीदना हो तो मैं डिनाई भी कर सकता हूँ, बट उसके लिए कुछ प्रीमियम मैं आपको पहले पे करूँगा, आप रिस्क ले रहे हो एंड ऑल, थोड़ा डिटेल्ड कंसेप्ट है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं, इतना शॉर्ट में आप ध्यान रखना कि इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ऑर्डर, ये तो कोर्ट का ऑर्डर होता है ना, उसकी बात हो रही है, फाइनल डिसीजन। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मतलब अपनी जेब से किया हुआ खर्चा, ठीक है, क्लाइंट के बिहाफ पे कितनी बार हमें अपनी पॉकेट से भी खर्च करना पड़ता है, तो हम बाद में क्लाइंट से वो पैसा मांग सकते हैं, रीइंबर्स करवा सकते हैं कि सर इसमें मेरा इतना खर्चा लगा है, तो वो आपको अलग से पे करना रहेगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब जो बैंक वाले उधार देते हैं ना आपको, आपके अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट भी आपको यूज़ करने को मिलता है कितनी बार, बिकॉज ऑफ योर गुड रिलेशंस एंड बिगर ट्रांजैक्शंस थ्रू द बैंक, वो आपको ये फैसिलिटी देते हैं। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट और एडिशनल एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के साथ साथ और भी छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं जो प्रोडक्शन का ही एक हिस्सा है, तो उनको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमको आगे कॉस्टिंग वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेटेंट, पेटेंट का मतलब जहाँ पे कोई इन्वेंशन होता है, वो कोविड वैक्सीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिसने कोविड वैक्सीन ढूंढी वो उसका पेटेंट करवा लेगा, अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेगा कि भाई कोई भी मुझे बिना पूछे यूज़ करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेई, पेयर पेई, ठीक है, दो टर्म्स होते हैं, तो पेयर का मतलब है जो पे कर रहा है, और पेई मतलब जो पेमेंट रिसीव करेगा, तो उसको हम पेई बोल सकते हैं। ऐसे टर्म्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़े। पे इन स्लिप, अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, अब जब कैश डिपॉजिट या चेक भरने बैंक में जाते हो तो ये पता है एक रसीद भरनी पड़ती है, बड़ी बोरिंग सी होती है, एक तो दो दो बार लिखना पड़ता है, एक अपने रिकॉर्ड के लिए एक उनके रिकॉर्ड के लिए, तो बोरिंग हो गया। बट बहुत बैंकों ने अब क्या किया है, वो वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया है, एक टच स्क्रीन वाला होता है, आप उसके ऊपर डिटेल टाइप करो, प्रिंट आउट निकल आएगी, या तो मैसेज आ जाएगा, प्रिंट भी नहीं आता अब तो, सेव पेपर सेव ट्रीज वाला कंसेप्ट है, दैट इज़ द पे इन स्लिप। परजुरी, ये डिस्कस हुआ था, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, कसम खा के भी झूठ बोलना, ये तो बड़े वाला लेवल है। परक्यूजिट, परक्यूजिट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे एम्प्लॉयज़ को देते हैं ना कि भाई आपको जॉब दे रहे हैं तो साथ साथ में एज एन एम्प्लॉय आपको हमारी कंपनी के ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ड्राइवर, गाड़ी, जिम का मेंबरशिप, क्लब का मेंबरशिप, ये वो, रहने को घर, ऑल दीज आर परक्यूजिट्स। पर्सनल गारंटी,
अगर आप किसी की गारंटी ले रहे हो, ठीक है, तो रिस्क वाला काम है। जनरली अलग अलग सिचुएशंस में, लोन वाले केस में या बेल वाले केस में इस तरीके से गारंटी ली जाती है, ये ध्यान रखना है। पिटीशन, पिटीशन मतलब कोर्ट को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करना फॉर एनी सिचुएशन। बहुत सारे केसेस में पिटीशंस होती है, तो अभी डिटेल में नहीं जा रहे। पिटिशनर मतलब जो पिटीशन फाइल कर रहा है। पेटी कैश मतलब छोटा मोटा अमाउंट कैश में जो आप रखते हो बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। फिर क्या बोला, PIG, ऑपरेटर्स हु गेट किल्ड बाय द स्पेक्यूलेटर्स। अच्छा, ये तो कुछ शॉर्ट में बता दिया है ना, ऑपरेटर्स हु गेट किल्ड बाय द स्पेक्यूलेटर्स। ओके, ये वो केस हो सकता है कि जो स्टॉक मार्केट का एक टर्म है ये, जहाँ पे स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं, जो बेटिंग गैम्बलिंग करते हैं, तो उनकी वजह से बाकी लोगों को हेवी लॉसेस हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे इस टर्म में कवर कर सकते हैं, और कोई मीनिंग तो है नहीं। प्लेसिंग, अ प्रायर अरेंजमेंट टू प्लेस और सेल शेयर्स टू सिलेक्ट इन्वेस्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले से डिसाइड हो जाता है कि ये कंपनी के इतने शेयर इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलेंगे, जो बड़ा स्टेक परचेज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में शेयर्स खरीद रहे हैं, वैसा। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ये टर्म के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। प्लेंटिफ मतलब जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, कोर्ट में केस फाइल कर रहा है। डिफेंडेंट मतलब सामने वाली पार्टी जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, ठीक है। प्ली, प्ली का मतलब एक तरीके से अक्यूज पर्सन जो है वो आंसर करता है क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट। वो बोलता है भाई मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, या फिर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, दैट इज़ अ प्ली। प्ली बार्गेन, इसमें क्या बोला है, द अग्रीमेंट अ डिफेंडेंट मेक्स विद द प्रोसिक्यूटर टू अवॉइड अ ट्रायल, ठीक है। ये फिर सेटिंग वाला केस हो गया। जो डिफेंडेंट है वो सामने वाले को बोलेगा, वकील को, कि भाई जो भी है सेटिंग कर लेते हैं अपने, और आप थोड़ा चार्जेस कम लगाना, या मुझे जेल कम जाना पड़े, या फांसी वासी से बचा लो, तो जो भी है मैं उसके बदले करने के लिए तैयार हूँ। प्लीडिंग्स, द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द कोर्ट by the parties in a civil or criminal case, जैसे मोशन टू डिसमिस, मोशन फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, ये एक तरीके से रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से कोर्ट को कि भाई ऐसा ऐसा एक्शन ले लो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसका हमारे पास ये रीज़न है। पॉलिसी, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कुछ वैसा हो गया, कुछ नया है भी नहीं, यहाँ पे भी इंश्योरेंस पॉलिसी ही बोला हुआ है, जाने दो उसको। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में कैसा होता है, देखो, अगर मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप की, अलग अलग कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ खरीदूंगा। IT फर्म की, बैंकिंग फर्म्स की, और टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, पेट्रोलियम कंपनीज, सबके अलग अलग के स्टॉक खरीदूंगा, स्टील कंपनी, ठीक है। तो वो मेरा पोर्टफोलियो बनेगा कि मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट्स में कौन सी कंपनी के कितने स्टॉक्स है, कितने शेयर्स हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, पोस्ट डेट, टू अफिक्स अ फ्यूचर डेट वाइल एग्जीक्यूटिंग अ डॉक्यूमेंट। हाँ, पोस्ट डेट मतलब जैसे चेक में होता है ना, पोस्ट डेटेड चेक। मैंने आपको आज चेक पेमेंट किया और चेक के ऊपर तारीख 10 दिन बाद की डाली, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि ये चेक आपको 10 दिन बाद भरना है और पैसा उसके 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट डेटेड, ठीक है। प्राइस बैंड का मतलब होता है प्राइस रेंज, कि भाई जो भी शेयर है उसका प्राइस बैंड अगर इतना है तो वो इस रेंज में फ्लक्चुएट होता है। भाई 300 रुपये का शेयर है, कभी 280, 270, 250 भी पहुंच जाता है, 340 भी पहुंचता है, 380 भी पहुंचता है। वॉलेटिलिटी बोलते हैं उसको, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पेंडुलम जैसे होता है, देखो पेंडुलम वाला केस बोलते हैं कि भाई ये एवरेज प्राइस है, ये आपका एवरेज प्राइस, और कितना ऑसिलेट करेगा, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होता है ना, उतना ज़्यादा पब्लिक को डर लगता है। नेक्स्ट पार्ट, प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग में पता है क्या होता है, जो मार्केट में प्लेयर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होती हैं, वो प्रोडक्ट के प्राइस को पहले से ही मिल बांट के अरेंज करने की और कैलकुलेट करके प्लान करने की कोशिश करती है कि हम सब मिल के इससे नीचे नहीं जाएंगे, या इतना ही प्राइस कोट करेंगे, या इसे सस्ते में नहीं बेचेंगे, तो पब्लिक को पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अनफेयर प्रैक्टिस होता है, कार्टेल्स फ्रेम करना ऐसा बोलते हैं। तो ये कंपटीशन एक्ट का इशू बन जाता है, तो वो भी ध्यान रख के चलना है। कंपटीशन एक्ट का इशू बनता है तो फिर कंपटीशन कमीशन इसमें एक्शन ले सकती है। प्रिंसिपल मतलब फिर बोलते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वो वाला प्रिंसिपल है ये। प्रोप्राइटर, जो इंडिविजुअल बिजनेस है उसका ओनर, जो खुद अपना बिजनेस चला रहा है, उसका जो मालिक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर। प्रोसिक्यूट करना मतलब किसी के अगेंस्ट चार्जेस लगाना। प्रोसिक्यूटर वही होता है जो चार्ज लगाता है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बारे में हम कंपनी लॉ में बात करते हैं जनरली। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो एक ब्रोशर लॉन्च करती है, एक बुकलेट लॉन्च करती है, जिसमें कंपनी की वो सारी डिटेल्स होती हैं
जो एक पोटेंशियल बायर, एक इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब मेरे बिहाफ पे कोई और एक्ट कर ले, मैं कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करने नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं मेरे बिहाफ पे किसी और को सेंड कर सकता हूँ कि आप जाके भैया मीटिंग अटेंड कर लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी। ये सब कंपनी लॉ के टर्म्स आ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म में बोल रहे हैं कोरम। कोरम का मतलब है कि किसी भी मीटिंग में मिनिमम अटेंडेंस का होना ज़रूरी है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो या शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो, तभी वो मीटिंग वैलिड मानी जा सकती है, तो उसको बोलते हैं कोरम। जैसे बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, एजीएम, जो कुछ भी है, तो उसका अपना अपना क्राइटेरिया होता है जो कंपनी लॉ में हम पढ़ते हैं। कोटेशन वर्ड आपने सुना होगा कि अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, सपोज आपके घर पे फर्नीचर का काम कराना है, कारपेंटर को हायर किया, तो आप उसको बोलेंगे भाई कोटेशन तो दो कि भाई आप ये काम कितने में करोगे और क्या सामान लगाओगे। ऐसे 4 लोगों से हम कोटेशन लेंगे, फिर काम करवाएंगे, ऐसा होता है, दैट इज़ अ कोटेशन। कोट ड्रिवन ट्रेडिंग, इट रिफर्स टू द ट्रेडिंग इन विच द ब्रोकर्स कोट फॉर बाइंग एंड सेलिंग और सिक्योरिटी साइमल्टेनियसली। तो ब्रोकर्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो रेट डिफाइन करते हैं कि ये शेयर अगर बिकेगा तो इतने में बिकेगा और हम खरीदेंगे तो इतने में खरीदेंगे, तो दे डिसाइड। रिसेशन मतलब मंदी, जब सेल नहीं हो रहा, लोग पैसा नहीं निकाल रहे, खर्चा नहीं कर रहे, कमाई नहीं है, तो लोग डरे हुए हैं, तो दैट इज़ रिसेशन, ठीक है। रिकन्सिलिएशन मतलब टैली करना, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन तो कैश बुक और बैंक बुक को अपने टैली करते हैं, दैट इज़ रिकन्सिलिएशन। तो ये किसी भी केस में हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड्स को हम रिकनसाइल या फिर टैली कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट में क्या बोला है, इट इज़ अ डेट ऑन विच the records of the company are closed for the purpose of determining the stockholders to whom the dividend, proxies, rights etc. are to be sent। भाई स्टॉक मार्केट में मेरी कंपनी के शेयर्स तो रोज़ खरीदे बेचे जाते हैं, अब मुझे डिविडेंड देना है तो मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूँ, तो मैं रजिस्टर को क्लोज करूँगा और उसमें बीच में एक तारीख डिसाइड करूँगा कि भाई इस तारीख को जो शेयर का मालिक था उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मालिक बदल गया, हमारी गलती नहीं है, पहले चेंज हो गया, तो फिर जो लेटेस्ट ओनर उस डेट पे था उसी को हम डिविडेंड देंगे, तो ऐसी डेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड डेट, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ तक के हमने टर्म्स देख लिए हैं। आई गेस अब इसमें एक बार इतना ही रखते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको। पेज नंबर 212 से फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टर्म्स को भी कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।